वेलकम वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विज्ञान, रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए। और इसमें हमारा पहला लेसन जो है मापन वो पूरा हो चुका है। आज हम अपने अगले लेसन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है गति, मोशन, है ना। तो ये क्या होता है गति या मोशन, इसके बारे में हम जानेंगे। और इसके साथ साथ ही हम भौतिक राशियों की चर्चा कर रहे थे और उसमें सदिश और अदिश राशियां रह गई थी, तो उनको भी इसी लेसन के अंतर्गत जानेंगे। तो पहली हेडिंग लगाते हैं हम, जो है हमारा अदिश राशि। अदिश राशि हमने आपको बताया था कि भौतिक राशियां दो प्रकार से क्लासिफाइड होती हैं। एक तो क्लासिफाइड होती हैं उनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, जिनके आधार पर हम कहते हैं मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। और दूसरी होती है दिशा और परिमाण के आधार पर, जिनको हम कहते हैं सदिश राशियां और अदिश राशियां। तो अदिश राशियां क्या होती हैं? तो वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए जिनको जिनको व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने के लिए केवल केवल परिमाण परिमाण की आवश्यकता होती है की आवश्यकता आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दिशा दिशा की नहीं। तो वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसमें केवल आपको एग्जाम्पल ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अदिश राशियां क्या होती हैं। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। कह दिया जाता है कि जिनमें केवल परिमाण होता है, या जिनमें केवल दिशा होती है। तीसरा ऑप्शन दे देते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। और चौथा ऑप्शन आपको दे देंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर अदिश राशियां पूछता है तो आप क्या लगाएंगे? परिमाण, है ना। जिसमें केवल परिमाण होता है उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। दूसरी चीज, यहीं पर क्वेश्चन को बदल देता है। क्वेश्चन को कह देगा कि सदिश राशियां होती हैं। अब यहां पर ऑप्शन देगा आपको जिनमें होता है, क्या होता है। तो पहला ऑप्शन दे देगा दिशा, दूसरा दे देगा ऑप्शन परिमाण, और तीसरा ऑप्शन जो देता है वो देता है दिशा एवं परिमाण, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन वो नन ऑफ दीज। तो अगर सदिश राशियां पूछता है तो इसमें दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती हैं, तो आपको ऑप्शन टिक करना है जिसमें लिखा हो दिशा एवं परिमाण दोनों, ठीक है। तो अदिश राशियां। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है? दूसरा क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा कि 4 एग्जाम्पल आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कह देगा कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। एक उसमें सदिश राशि दे रखी होगी और बाकी 3 ऑप्शन अदिश राशि के दे रखे होंगे। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, तो उसमें, ठीक है, सदिश राशि पूछ सकता है तो उसमें एक सदिश दे रखा होगा, 3 अदिश के दे रखा होगा। या अदिश राशि पूछेगा तो 3 आपके सदिश राशि के ऑप्शन होंगे और एक सदिश राशि का ऑप्शन होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो कौन कौन सी, देखो कौन कौन सी होती हैं आपकी अदिश राशियां। तो उदाहरण उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ही इसमें मेन है, ठीक। जो आपने पढ़ी थी, जैसे आपने समय पढ़ा था, मूल राशियों में समय पढ़ा था, द्रव्यमान पढ़ा था, है ना, ताप पढ़ा था, ताप पढ़ा था, ठीक है। चाल हो जाता है, चाल, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चाल कैसी होती है। चाल आपकी अदिश राशि होती है, और यहीं पर अगर वेग लिख दिया जाए तो वेग हमारा सदिश राशि होती है, ठीक। तो चाल हो गई। एक और हमने आपको बताया था कार्य
और ऊर्जा। तो जो कार्य होता है वो भी हमारी अदिश राशि है। कार्य, तो ये कार्य भी आपकी अदिश राशि है। ऊर्जा, ऊर्जा भी आपकी अदिश राशि है। ठीक है, कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। ठीक, जो आपका, अगर कोण, कोण की हम बात करें, कोण भी आपका क्या होता है, अदिश राशि होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो जो हमारा क्षेत्रफल होता है ये भी एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के साथ अगर आयतन आप देखें तो आयतन भी आपका क्या है, अदिश राशि है। ठीक, तो ये सभी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ये सब अदिश राशियां कहलाती हैं। अगर आवृत्ति पूछे आपसे, आवृत्ति, तो आवृत्ति भी कैसी है, अदिश राशि है, आवृत्ति अदिश राशि है। अगर आपसे वैद्युत आवेश पूछे, वैद्युत आवेश, तो ये भी आपकी अदिश राशि है। वैद्युत आवेश के साथ वैद्युत धारा पूछे तो ये भी आपकी अदिश राशि है, वैद्युत धारा। ठीक है, तो ये भी आपकी कैसी है, अदिश राशि है। यहाँ पर एक क्वेश्चन याद रखना कि पूछ लेता है वह कौन सी राशि है जिसमें दिशा होती है लेकिन दिशा होते हुए भी वह अदिश राशि होती है, तो वैद्युत धारा। अच्छा, दिशा क्या होती है, तो दिशा इसकी कोई निश्चित नहीं होती है, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन, मतलब इसकी एक कंडीशन होती है कि ये जो वैद्युत धारा जो फ्लो होती है, वैद्युत धारा जो बहती है, ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने की विपरीत दिशा में बहती है। मतलब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उसके विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहेगी। ठीक है, लेकिन बाकी और कोई कंडीशन नहीं है, और इसकी कोई कंडीशन नहीं है कि इसकी कोई निश्चित दिशा होगी। बस यही एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा फ्लो होती है। तो ये वैद्युत धारा भी आपकी कैसी होती है, ये आपकी अदिश राशि होती है, वैद्युत धारा। वैद्युत आवेश भी आपका अदिश राशि है। अगर आपसे प्रतिरोध कहा जाए, वैद्युत प्रतिरोध, तो ये भी अदिश राशि हो जाता है। वैद्युत प्रतिरोध ये भी आपका अदिश राशि है, वैद्युत प्रतिरोध अदिश राशि है। वैद्युत धारिता अगर कहा जाए, वैद्युत धारिता, तो ये भी आपकी अदिश राशि हो जाती है। विभव, विभव अगर कहा जाए तो विभव भी अदिश राशि है। और अगर आपसे घनत्व कहा जाए तो ये घनत्व भी क्या है, अदिश राशि है। तो ये सभी आपकी कैसी हैं, अदिश राशियां हैं। ठीक है, इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दाब, है ना। ये जो दाब होती है ये भी आपकी कैसी होती है, अदिश राशि होती है। तो ये अदिश राशियों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने बताया अभी आपको, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लेगा कि इनमें से कौन अदिश राशि नहीं है ना। तो 3 ऑप्शन आपके अदिश राशि के दे देंगे, एक सदिश राशि का दे देगा। कि इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम चलते हैं सदिश राशियों की तरफ कि सदिश राशियां क्या होती हैं। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, सदिश राशियां जो होती हैं इनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। अच्छा, ये जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियों का जो योगफल होता है या अंतर होता है या गुणनफल होता है, ये सामान्य नियमों के तहत ही होता है। जैसे कि सामान्य नियम होते हैं गुणा भाग जोड़ घटाना करने के, वैसे ही अदिश राशियों के जो जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी होता है वो सामान्य नियमों के अनुसार ही होता है। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं उनका जोड़ या घटाना या गुणा एक विशेष नियम के तहत होता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। तो अब हम हेडिंग डालते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियां, है ना। तो सदिश राशियां क्या होती हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण, परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है।
आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए इनके ऊपर एक एरो जैसा निशान लगा दिया जाता है, जिसको हम वेक्टर कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि इन राशियों को व्यक्त करने के लिए वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि माना ए कोई सदिश राशि है, तो इसे, ठीक है, ए लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से वेक्टर का निशान लगा देंगे। ए लिखेंगे और ए के ऊपर इस तरीके का वेक्टर का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सदिश राशि को व्यक्त करने का तरीका हो जाता है। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा कि इसे ए, वेक्टर ए, इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए। तो इसको हम पढ़ते हैं, ये भी याद रखना, वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर सदिश राशि होती है तो उसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह लगा दिया जाता है। अगर वेक्टर का चिन्ह अगर किसी राशि के ऊपर लगा है तो उसका मतलब ये होता है कि यह एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर वेक्टर का निशान, मतलब तीर का निशान लगा दिया जाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहां से और याद रखेंगे कि इन राशियों का योग एक विशिष्ट नियम के इन राशियों का योग एक विशिष्ट नियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी सदिश राशियां होती है, अदिश राशियों को जो साधारण नियम होते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग के, उन्हीं नियमों के तहत इसको सॉल्व किया जाता है, या जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है। लेकिन जो सदिश राशियां होती हैं तो उनका जो अगर जोड़ घटाना या गुणा भाग करना है तो उनके कुछ विशिष्ट नियम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक, अच्छा, आप देख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी हमने आपको बताया था जो दूरी होती है, दूरी कैसी राशि है? तो दूरी आपकी अदिश राशि है। लेकिन अगर यहीं पर हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है, तो विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है। तो विस्थापन हो गया, ये हमारा सदिश राशि है। चाल अगर कहें तो चाल अदिश राशि होती है, लेकिन अगर हम वेग कह दें तो वेग कैसी है? सदिश राशि है। त्वरण, तो ये जो त्वरण होती है ये आपकी कैसी है? सदिश राशि है। कार्य और ऊर्जा की बात करें अगर, तो कार्य और ऊर्जा कैसी राशि होती है? तो कार्य और ऊर्जा हमारी अदिश राशि होती है। लेकिन अगर हम बल की बात करें तो हमारा जो बल है ये सदिश राशि है।
इसके साथ साथ अगर आपसे कहे वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा कैसी अदिश राशि होती है, लेकिन अगर यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह दे या वैद्युत क्षेत्र कह दे तो ये हमारी सदिश राशि होती है। तो वैद्युत क्षेत्र है ना, वैद्युत क्षेत्र, कभी कभी इसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, कह देते हैं कि वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता जहां पर टर्म आपको मिल जाए, जहां पर क्षेत्र मिल जाए, है ना, ये की पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि जहां पर क्षेत्र मिल जाए या तीव्रता मिल जाए तो वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। ये की पॉइंट है, सब में काम नहीं करेगा, लेकिन मैक्सिमम जहां पर आपका क्षेत्र या तीव्रता मिल जाए वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। ठीक है। हाँ, वेग हो गया। अगर एक होता है कोणीय वेग, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कोणीय वेग क्या होता है। तो ये जो कोणीय वेग होता है ये भी हमारा सदिश राशियां है। कोणीय वेग बल हो गया, और बल आघूर्ण, अगर कहे बल आघूर्ण तो ये भी हमारा, अभी आगे इसको भी पढ़ेंगे, तो ये भी हमारा सदिश राशि होता है। बल आघूर्ण भी हमारा सदिश राशि है। ठीक है। अगर रेखीय संवेग कहते, रेखीय संवेग, संवेग दो प्रकार का होता है, एक होता है कोणीय संवेग और एक होता है रेखीय संवेग। तो चाहे कोणीय संवेग कहे चाहे रेखीय संवेग कहे, ये संवेग हमारा कैसा होता है, तो ये भी हमारा सदिश राशि होता है। तो ये हो गया रेखीय संवेग हो गया। हाँ, कोणीय संवेग अभी कहा था, तो कोणीय संवेग भी हमारा सदिश राशि है। कोणीय संवेग, तो ये भी हमारा सदिश राशि है। कोणीय संवेग के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो चुका है। अगर वही चीज बताए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कह दे तो इसमें भी क्षेत्र लगा है और तीव्रता भी लगा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी हमारी एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जहां पर क्षेत्र लगा हो या तीव्रता शब्द आए वो आपकी सदिश राशियां होती हैं। तो ये भी हमारी एक सदिश राशि है। इसके साथ साथ एक टर्म आता है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता, ठीक है। तो ताप प्रवणता ये भी हमारी सदिश राशि होती है। तो इनको आप याद रखेंगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, है ना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपका हो गया रेखीय संवेग। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भौतिक राशियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बस यही एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लें, इसके बाद हम देखते हैं आगे। अब इनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण टर्म्स पढ़ते हैं जिनका भौतिक विज्ञान में बहुत ही महत्व है, या ये कह सकते हैं आप कि उनके बगैर भौतिक विज्ञान को समझना मुश्किल है। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा टर्म है वो हम जानते हैं दूरी। दूरी क्या होती है, वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि दूरी क्या होती है, लेकिन इसको हम देखेंगे कि विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। डिस्टेंस, है ना, दूरी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दूरी दूरी एक अदिश राशि है। सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे कि दूरी कैसी राशि है, तो यह एक अदिश राशि है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात क्या होता है, तो किसी, ठीक है, किसी निश्चित समयांतराल में, किसी निश्चित समयांतराल में, ठीक है, तय किए गए मार्ग या पथ को हम दूरी कहते हैं। तो दूसरी बात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी किसी निश्चित निश्चित समयांतराल
समयांतराल का मतलब होता है समय का अंतराल, है ना। तो किसी निश्चित समय अंतराल में किसी किसी वस्तु द्वारा या ऑब्जेक्ट द्वारा, किसी वस्तु द्वारा तय तय किए तय किए गए मार्ग तय किए गए मार्ग या पथ को दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, मान लीजिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप किसी क्षण, ठीक है, किसी समय पर, ठीक है, आप यहां पर थे, किसी क्षण आप यहां पर थे। इसके बाद मान लीजिए कि उस समय आपकी घड़ी में बजा था 9 बजा था, ठीक है, 9 AM हुआ था। ये आप मान लीजिए कि किसी क्षण आप इस बिंदु पर थे और यहाँ पर समय क्या था, 9 बजा था। लेकिन कुछ समय बाद आप कहाँ पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए। कुछ समय बाद आप इस बिंदु से इस बिंदु पर पहुंच गए। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु, पहले आप ए बिंदु पर थे और उसके बाद आप कहाँ पहुंच गए, बी बिंदु पर पहुंच गए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा, चाहे वो कुछ सेकंड का रहा हो, चाहे वो कुछ घंटे का रहा हो, या कुछ मिनट का रहा हो, ठीक है, या हो सकता है कि सेकंड से भी कम समय लगा हो, लेकिन कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा। तो आप, पता चला कि आप यहाँ पर जिस समय पहुंचे, तो उस समय आपकी घड़ी में जो समय हो रहा था वो 9:05 AM, ठीक है, ये हो रहा था। तो यही जो यहाँ से और यहाँ तक जो तय की गई दूरी है, ठीक है, यही आपकी क्या कहलाएगी, तो यही आपका मतलब जो तय किया गया आपका पथ है या मार्ग है, वही आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। हो सकता है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा में यहाँ तक गए हो, ठीक है, या हो सकता है कि आप इस तरीके से यहाँ पहुंचे हो, ठीक है, या हो सकता है आप इस तरीके से यहाँ पहुंचे हो, या हो सकता है कि आप ऊपर इस तरीके से यहाँ पहुंचे हो, है ना। तो यहाँ पर जाने के जो मार्ग हैं वो कई सारे हो सकते हैं, मार्ग कई सारे हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप इस पथ से पहुंचे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो आपका पथ है, यही क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। एक अगर आप इस पथ से चलेंगे तो ये पूरा, है ना, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप एक सीधी रेखा में चल रहे हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। अगर आप इस तरीके से चल रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगी। तो ये दूरी होती है। तो किसी निश्चित समयांतराल में तय किए गए पथ या मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और यह दूरी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ आती है। दूरी सदैव सदैव सदैव, ठीक है, धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यह एक अदिश राशि है। यह कैसी है, यह एक अदिश राशि है और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक, इतना नोट कर लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूरी के बाद जो हमारा है वो है विस्थापन। दूरी के बाद है हमारा विस्थापन। तो ये विस्थापन क्या होता है, इसको देखते हैं। विस्थापन, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, ये भी किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए मार्ग या पथ की लंबाई को ही विस्थापन कहते हैं। लेकिन एक शब्द यहाँ पर सिर्फ जुड़ जाता है और वो होता है एक निश्चित दिशा, है ना। तो एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय अंतराल में तय किए गए पथ या मार्ग की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं।
ठीक, तो इसको देख लेते हैं विस्थापन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित निश्चित दिशा दिशा में, निश्चित दिशा में, ठीक है, निश्चित दिशा में किसी किसी समयांतराल, किसी समयांतराल, ठीक है, किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में एक करते हैं, एक निश्चित दिशा में, किसी नहीं निश्चित, एक निश्चित दिशा में किसी समयांतराल में, समयांतराल में, समयांतराल में, समयांतराल में दो बिंदुओं, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई, की गई, की गई न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। तो हमने माना कि यहाँ पर ये आपका कोई बिंदु ए है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, कुछ समय बाद ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ बी पे पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, बी पर। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए इसने, हमने मान लिया कि ये मार्ग अपनाया, इसने कौन सा मार्ग अपनाया, ठीक है, एक वक्राकार मार्ग इसने अपनाया, ये मार्ग इसने अपनाया यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, यहाँ तक पहुंचने के लिए ये मार्ग अपनाया। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, ठीक है, मान लेते हैं कोई समय लगा होगा, हमने कहा कि डेल्टा टी समय लगा था, लेकिन इससे मतलब नहीं है। तो अब देखो विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। तो अगर इसको हम मीजर करें यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारी हो जाएगी दूरी, ये हमारी क्या हो जाएगी, दूरी। लेकिन इसको हम ऐसे भी तो डायरेक्ट अगर ऐसे सीध जाते, सीधे, है ना, सीधे जाते तब भी तो ये दूरी तय की जा सकती थी। तो वही चीज है कि ये क्या हो जाएगा, ये जो न्यूनतम दूरी है ए से बी तक पहुंचने के लिए, ये जो न्यूनतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी ही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। अब यहां से एक बात और आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये कोई बिंदु ए है, वो इस तरीके से वृत्ताकार मार्ग पर चलता है और चलने के पश्चात कुछ समय बाद ये यहीं पर पहुंच जाता है, ये यहीं पर पहुंच जाता है। ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या भी हम चलो मान लेते हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या आर है, ठीक है। तो ए से चला और ये वृत्त घूमते हुए ये फिर से कहाँ पहुंच गया, ये ए पर ही पहुंच गया, ठीक है। तो अब देखो अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी हमारी क्या हो जाएगी, तो आप जानते हैं कि ये जो वृत्त की परिधि है, ये जो आपकी वृत्त की परिधि है, ये जो आपकी वृत्त की परिधि है, यही आपकी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो अगर हम दूरी कहें तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 2 पाई आर। लेकिन अगर हम विस्थापन कहें, अगर हम बात करें विस्थापन की, तो ये जो विस्थापन है हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो जहां से चला था और अंत में वो वहीं पर पहुंच गया, ठीक। तो उसके द्वारा जो विस्थापन हो गया, वो विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। विस्थापन होता है प्रारंभिक विस्थापन। देखो विस्थापन का एक फॉर्मूला भी होता है, आप चाहें तो
नोट कर लें। देखिए विस्थापन, ठीक है, तो विस्थापन का फॉर्मूला होता है अंतिम दूरी, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, ठीक है। हाँ, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए वो जब चला, ठीक है, जब वो चला तो उसके द्वारा प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी का जो अंतर है, भाई वो प्रारंभ में कहाँ था, ए पर, और अंत में भी वो कहाँ पर आया, ए पर ही आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसके बीच जो डिफरेंस रहा, जो दूरियों का डिफरेंस, वो क्या हो गया, शून्य हो गया। जहां पर वो, जहां से चला था अंत में कहाँ पहुंच गया, वहीं पर पहुंच गया। तो क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा चला गया विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, डेल्टा एस इक्वल टू S2 माइनस S1, ठीक है, ऐसे भी, या आप इसको डेल्टा डी से भी डिनोट कर सकते हो, और ये हो जाएगा D2 माइनस D1, ठीक। तो ये विस्थापन होता है। अच्छा, विस्थापन तो हमने कहा जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है, लेकिन जो विस्थापन होता है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, जैसा कि अभी आपने देखा। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ये भी लिख लेंगे कि विस्थापन, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, शून्य कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये जो विस्थापन है ये हमारा धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे जो चर्चा रहेगी वो हमारी चाल की रहेगी। चाल के बाद हम वेग पढ़ेंगे, वेग के बाद हम कोणीय वेग पढ़ेंगे, है ना। तो फिर गति पढ़ेंगे। गति में हम एक होती है आपकी रेखीय गति, एक होती है वृत्तीय गति, एक होती है घूर्णन गति, है ना। तो इन प्रकार, इस प्रकार की टर्म्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसके आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।